Hello friends, my name is Ankit and I'm the faculty of Current Affairs, Static GK and Service Aptitude at Success Mantra. So guys, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं NCHMCT जो हम होटल मैनेजमेंट एग्जाम की बात करते हैं उसमें हमें क्या स्ट्रैटेजी रखना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है ऑफ द ओवरऑल सेक्शंस और क्या वेटेज रहता है एग्जाम में अलग अलग सेक्शंस का। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो आई माई सेल्फ एज अ पास आउट ऑफ IHM पूसा ओनली वे बैक इन 14। सो सक्सेस मंत्रा में मुझे लगभग 5 years हो चुके हैं इस सेक्शन को डील करते हुए, विच इज़ द करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। सो जब हम बात करते हैं NCHMCT की तो आपको यहाँ पर 2-3 खास बातें समझनी है कि NCHMCT वो बॉडी है जो कि कंडक्ट करती है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या जिसको हम बोलते हैं होटल मैनेजमेंट, इसके सेंट्रल एग्जाम को, या हम कहें NCHMCT जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE। जो टेस्टिंग बॉडी है NCHMCT JEE के लिए वो है NTA। आप जानते ही हैं NTA वो बॉडी है जो कि हमारे यहाँ नीट या आपका JEE फॉर इंजीनियरिंग, JEE मेंस, JEE एडवांस, UGC के नेट के एग्जाम्स, इस तरीके से ही और भी कई सारे एग्जाम्स NTA कंडक्ट करता है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कई सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करता है। लेकिन जो होल सोल बॉडी है वो है NCHMCT यानी नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। हम जिस एग्जाम की बात करने वाले हैं वो है होटल मैनेजमेंट। NCHMCT के थ्रू इंडिया के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस वो जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस प्लस द स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड देन देयर आर सर्टेन प्राइवेट कॉलेजेस जो NCHMCT के रैंक को प्रेफर करते हैं इन ऑर्डर टू गेट दी एडमिशंस डन इन देयर कॉलेजेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस की जब भी बात आती है तो आपको पता ही है हम हमेशा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में पूसा को रखते हैं। देन देर आर फ्यू मोर कॉलेजेस जो कि बहुत अच्छे हैं, जिसमें हमारे पास मुंबई का IHM मुंबई है जिसको दादर केटरिंग कॉलेज पहले कहा जाता था। वी हैव दी बेंगलुरु IHM बेंगलुरु है, IHM चेन्नई है। ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हमारे पास NCHM नाम से ही होंगे। देन वी हैव IHM हैदराबाद, हमारे पास AIHM चंडीगढ़ में है, विच इज़ अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस। हमारे पास दिल्ली में एक बहुत अच्छा कॉलेज है अपार्ट फ्रॉम IHM पूसा विच इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस। वी डू हैव DIHM विच इज़ अंडर स्टेट गवर्नमेंट। तो DIHM यहाँ दिल्ली में ही है विच इज़ अ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, बट स्टिल बहुत अच्छा कॉलेज है। देन देर आर सर्टेन अदर कॉलेजेस जिसकी हमने यहाँ पर डिस्कशन अभी नहीं की है, फिर चाहे वो IHM कुफरी हो, IHM लखनऊ हो, IHM गांधीनगर, IHM भोपाल की बात करें, हम IHM भुवनेश्वर की बात करें, देन IHM कोझिकोड है, तिरुवनंतपुरम है, IHM शिलोंग है, IHM श्रीनगर है, जहाँ पर हम प्रेफर्ड लिस्ट में उसको नहीं रखते। नाउ अगर हम कॉलेजेस की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हमारे पास देर आर सर्टेन कॉलेजेस जो कि रैंक वाइज अगर हम बोलें तो काउंसलिंग के बेसिस पर इनमें एडमिशन्स होते हैं। काउंसलिंग पहले अगर हम 2020 से पहले चलें, 2019 तक की बात करें, देयर वर 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड फॉलोड बाय सेकंड एंड देन थर्ड राउंड। आफ्टर थर्ड राउंड काउंसलिंग देयर वाज अ स्पॉट राउंड काउंसलिंग। इस तरीके से काउंसलिंग का प्रोसेस होता था NCHMCT में, बट फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स माइट बी बिकॉज ऑफ द कोविड क्राइसिस, आप सबको पता है कोरोना का असर चल रहा है, सो इस बार NCHMCT ने थोड़ा सा सिस्टमैटिक चेंजेस लाए हैं वो, और दी overall counseling was of just 2 rounds, first and then followed by second round। हम जब भी बात करते हैं क्लोजर्स की कि भाई किसी एक कॉलेज में किस रैंक पर जाकर कॉलेज क्लोज हो रहा है, तो उसमें IHM पूसा इस बार सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद 291 पे क्लोज हो गया।
दैट मीन्स कंपटीशन इज कट थ्रोट। सिर्फ 290 रैंक पर कोई क्लोज, अगर बेस्ट कॉलेज हम कहते हैं कि क्लोज होता है, दैट मीन्स बिल्कुल एक स्टिफ कंपटीशन सबको फेस करना पड़ रहा है। लेवल ऑफ एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो LOD वॉज क्वाइट ईजी, पेपर बहुत ईजी था, दैट इज़ वाई द मार्क्स शूट अप। बच्चों की कंपटीशन पे इसका इफेक्ट पड़ा कि मार्क्स बहुत ज़्यादा आए और कट ऑफ्स काफ़ी हाई चले गए। जिस रैंक पर, जिस कट ऑफ पर पिछले साल आपको सपोज हम कहें सेकेंड या थर्ड बेस्ट कॉलेज मिल रहा था, इस बार उस कट ऑफ पे 6th 7th पे जाके कॉलेजेस मिले हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि एग्जाम का LOD ईजी रहा। पिछले बार भी पेपर कंपैरेटिवली ईजी था टू रेस्ट ऑफ द अदर ईयर्स। 18-17 की मैं बात करूँ, उसके कंपैरेटिवली 19 वाज अ बिट ईजियर, 19 के कंपैरेटिवली 20 वाज अगेन टैड ईजी एग्जाम। तो कट ऑफ्स ऊपर जाती ही हैं। अब NCHMCT के पास देयर आर सर्टेन सेट ऑफ सीट्स, उसके पास लगभग 12-13 हज़ार सीट्स हैं। अगर हम सारे कॉलेजेस को मिला देते हैं तो एप्लीकेंट्स काफ़ी सारे हैं, तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनकी रैंक 25,000 30,000 आ रही है, 35,000 आ रही है रैंक, तो उनको कॉलेजेस ऑफर नहीं हो पाते एज पर दी सेट स्टैंडर्ड्स बाय NCHMCT, यानी उनको ये सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, उनको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी नहीं ऑफर किया जाएगा। प्राइवेट में भी कुछ कॉलेजेस मिल सकते हैं, कुछ कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे उसमें भी, तो फिर उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। विल डिस्कस इट समवेयर एट सम टाइम पॉइंट लेटर, बट राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लुक इज हाउ शुड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर NCHMCT एग्जाम, कैसे हमें तैयारी करनी है। अब ये तैयारी को समझने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, या हम कहें सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं वो होती है हमारे पास कि भाई मेरे पास एक आइडिया होना चाहिए ओवरव्यू का कि मुझसे क्या क्या पेपर में पूछा जा सकता है, यानी ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस। अगर मेरे को सिलेबस का आइडिया है तो डेफिनेटली आई कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। मैं कहीं ना कहीं मेरे लिए वो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो जब भी हम सिलेबस की बात करते हैं, NCHMCT 200 क्वेश्चंस पूछता है आपसे, जिसके लिए 3 घंटे आपको मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन का वेटेज जो है दैट इज 4 मार्क। For every correct response you will get 4 marks. For every incorrect response you will lose -1. यानी अगर हम चेंज की बात करें तो एक क्वेश्चन जो सही हो सकता था गलत हो गया, चेंज इज 5 मार्क्स का चेंज आता है। 200 क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स के हैं, तो आपके पास जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 800। इस 800 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है अगर हम इसको समझें, वी हैव 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। मैं अगर वेटेज के हिसाब से उसको लेता चलूं तो ये 5 सब्जेक्ट्स हमारे पास कौन कौन से आते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेक्शन इज योर इंग्लिश। इंग्लिश सेक्शन हैज 60 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच, यानी 240 marks. Then we have the section which is custom made for, या हमका एकदम tailored section है for NCHMCT, that is customer service aptitude test. This section will be taken by me only, and this section has 50 questions. These 50 questions will yield you 200 marks. Then we have 3 different sections जिसमें हमारे पास आता है GK, which includes current affairs. This section has 30 questions and it will fetch you 120 marks. Then you have a section of reasoning. NCHMCT में जो reasoning आती है that is एनालिटिकल रीजनिंग, इट इज़ नॉट क्रिटिकल रीजनिंग, तो डिफिकल्टी लेवल हम कहें टैड ईजी होता है। LOD में हमेशा वो ईजी टू मॉडरेट पे वेरी करेगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। दिस रीजनिंग इज अगेन कंप्राइजेज ऑफ 30 क्वेश्चंस विच विल गिव यू 120 मार्क्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द सेक्शन ऑफ क्वांट एनालिसिस, या मैं कहूँ यहाँ पर मैथमेटिक्स। दिस मैथमेटिक्स सेक्शन अगेन कंप्राइजेज ऑफ 30 क्वेश्चंस will fetch you 120 marks. तो मैं अगर टोटल क्वेश्चंस की बात करता हूँ 60, 50, 110, 140, 170 एंड 200 ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड देन वी हैव 240 and 200, that means 440,
560, 680 and 120 will give you 800 marks. मैं हमेशा कहूँगा टू बी ऑन द सेफर साइड, आप 700 के मार्जिन को, एक जादुई आंकड़ा है 700, उसको टच कर लीजिए, डेफिनेटली यू आर इन द टॉप शॉट्स। आपको कोई ऊपर टॉप कॉलेज में जाने से नहीं रोक सकता, लेकिन कहना बहुत आसान, करना बहुत मुश्किल, ये सबको पता होता है। तो हमें किस तरीके से स्ट्रैटेजी रखनी है कि मैं इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो यूज आउट हो सकें उतने तक मैं पहुंच सकूं, एंड आई कैन सिक्योर माय ड्रीम कॉलेज विच इन मोस्ट केसेस इज IHM पूसा। सारे बच्चे तो वहाँ नहीं पहुंचते, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं, बट येस ऑब्वियसली हम लोग कहते हैं कि वी ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, और वो स्ट्राइव करना, वो थ्राइव करना ज़रूरी है हमें। तो हम कहीं ना कहीं जब भी प्रिपरेशन की बात करते हैं, माइंडसेट हमारा बहुत क्लियर है, वी हैव अ क्लियर वर्चुअल एक विजुअलाइजेशन है हमारे पास कि ठीक है मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा करियर सेट है। सो फॉर दैट यू नीड टू मेक सम एफर्ट। इस एफर्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई मेरे सिलेबस में पूछ क्या रहा है, एग्जाम्स में पूछता क्या है। तो मैं एक एक करके सारे सेक्शंस को डिस्कस करूंगा। अगर मैं बात करता हूं, शुरुआत करता हूं मैं इंग्लिश से, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें समझनी है कि सिर्फ ग्रामेटिकल चीज़ें पढ़ लेने से आपकी इंग्लिश सेक्शन क्रैक नहीं होगी। मार्क माय वर्ड्स, ग्रामेटिकल पार्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है does not make much of a difference. What you need to have a clear idea is your reading habit. बहुत sharp skills चाहिए reading के, so that it will be easier for you to read the complete passage in one go and understand it completely. एक बार मैं पढ़ा पैसेज क्लियरली समझ में आ गया। कॉम्प्रिहेंशंस हैं तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है रीडिंग हैबिट। हम लोग बचपन से 12th क्लास तक आ जाते हैं, हम बहुत चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं, बहुत रीडिंग हैबिट हमारी अच्छी नहीं होती। कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं जस्ट एक सिंपल मैनर में अगर हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं। सो व्हाट द थिंग दैट मैटर्स इज, आपको ये चीज़ को देकर अभी से तैयार हो जाना है कि इफ़ यू आर ड्यू टू अपीयर इन एग्जाम इन 2021, यू हैव say around 8 to 10 month. Definitely in these 8 to 10 month you can score good marks if you will have a strong hold on your language skills में अगर आप improvise कर पाते हैं तो definitely it will make this section as well as this section quite easy for you. Now इंग्लिश में क्या पूछता है? इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशंस हैं, इंग्लिश में पैराजम्बल्स हैं, इंग्लिश में एंटोनियम सिनोनियम्स हैं, इंग्लिश में एरर फाइंडिंग्स हैं, वर्ड्स आपको दे दिए, वोकैब्स दे दी, उसका आपको सही बताना है कि जैसे 4 ऑप्शंस आ गए, इसमें से सही मीनिंग, सही वर्ड क्या है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करनी है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें आती हैं। सिंगुलर प्लूरल कभी पूछ दे तो कुछ इजी चीज़ें भी वो पूछते हैं। अल्टीमेटली बात यही होती है कि इंग्लिश के साथ सब में हम कहें तो एवरेज मार्किंग चल रही होती है। हर बच्चा इंग्लिश में एवरेज होता है, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं होता और कोई बहुत हम कहें बेकार स्टूडेंट भी नहीं होता, सब कुछ ना कुछ एवरेज पर चल रहे होते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक जो लीप लेने वाला बच्चा है, जो आगे बढ़ेगा, वो होगा जिसका ये सेक्शन स्ट्रांग होगा। किसका स्ट्रांग होगा सेक्शन? जिसकी रीडिंग हैबिट अच्छी है। रीडिंग हैबिट अगर अच्छी नहीं है, मार्क माय वर्ड्स, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस सेक्शन। या अगर आपने इस सेक्शन को कर भी लिया तो इट विल टेक अ स्वीट टाइम ऑफ इट। ये 60 क्वेश्चन करने के लिए इफ इट टुक 1 आवर तो आपका बहुत कुछ जा चुका है, बहुत कुछ आपने गवा दिया है। आइडियली दीज 60 क्वेश्चन शुड नॉट टेक मोर देन 30 to 35 मिनट्स। इतने में आपको इसको करना होगा, तो हम कहेंगे कि आपने सही टाइम लिया। थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप 10 इसमें रख सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। ये सेक्शन अगर आप कर लेते हो, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर आपका ये सेक्शन अच्छा रहा है। बट मैं फिर भी यही कहता हूँ कि हमेशा स्टार्ट विद दिस सेक्शन इफ यू हैव एन आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट। ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है विच हैज इट्स ओन चार्म। जब भी मैं बात करूं किसी और एग्जाम की, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट BBA, वहां पर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड बिजनेस एप्टीट्यूड। मैं बात करता हूं लेट्स से क्लैट की या IELTS की, देयर इज अ सेपरेट सेक्शन कॉल्ड लीगल अवेयरनेस।
अगर मैं लॉ की बात करता हूँ, देयर इज अ सेपरेट सेक्शन कॉल्ड लीगल अवेयरनेस। सिमिलरली मैं बात करता हूँ सपोज BMMC की, तो वहाँ पर एक मीडिया एप्टीट्यूड सेक्शन आता है, जर्नलिज्म एप्टीट्यूड का सेक्शन आता है। हर एक एग्जाम में अपना अपना एक स्पेसिफिक सेक्शन आता है जो कि उन बच्चों के लिए है जिनकी क्यूरियोसिटी उस सब्जेक्ट को लेकर ज़्यादा है, उस जिज्ञासा को समझने के लिए जो भी आपका एग्जामिनर है वो चीज़ें जानना चाहता है कि हाउ मच इज द लिमिट फॉर यू, आप कितनी चीज़ें इस बारे में जानते हो। सिमिलरली फॉर NCHMCT जो चीज़ें जज की जाती है वो है हॉस्पिटैलिटी एप्टीट्यूड, या मैं कहूँ सर्विस एप्टीट्यूड। सिंस आप जिस सेक्शन में जा रहे हैं, आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, दैट इज B2C इंडस्ट्री, अब यहाँ पर हमें 24/7 मैं कहूँ whenever you will be on shift, आपके सामने एक ही चीज़ें हैं, वो है कस्टमर, एंड यू हैव टू मेक हिम हैप्पी एट ऑल द पॉइंट ऑफ एट ऑल एवरी टाइम। जब भी आप कहीं पर भी शिफ्ट पर गए, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू इंश्योर दैट योर कस्टमर इज quite happy with your services so that he can be a repeated clientele, repeated business वो आपको देता है, या word of mouth देता है which will further aid you a number of clienteles, और business इसी तरीके से बढ़ता है। Now that is the main thing कि मेरी strategy क्या होनी चाहिए that I can satisfy 100% of the customer at 100% of the time. This is very difficult, at least in the real time scenario. But क्या हम यहाँ पर reality की बात कर रहे हैं? Obviously no. What we are talking about is a method of more or less हम कहें theoretical information में hypothetical scenarios बनाकर we are trying to judge a situation in which context it will be in reality. तो कोई चीज़ें सच्चाई में कैसी होंगी उसका एक एग्जाम्पल मैं अभी देख रहा हूँ in hypothetical manner. अगर मैं उसी hypothetical manner में गलत हो जाता हूँ तो definitely mark my words, आप real scenario में तो गलत हैं ही हैं। नाउ क्या वो उस टाइम का मेरा अप्रोच जस्टिफाइड था, या क्या मैं ऐसे एक्ट करूंगा असली में तो क्या वो सही होगा? तो देखो, हकीकत और फंसाने में यही अंतर है। हम जब चीज़ें कह रहे हैं कि जो चीज़ें कहीं ना कहीं इल्यूजन है, या कहीं ना कहीं आपकी एक इंट्रोस्पेक्शन आप उस चीज़ पर कर रहे हो, कोई इवेंट हो गया उस पर इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, या किसी एक फर्दर जो कुछ हुआ ही नहीं उसके बारे में हम हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं, इन सभी केसेस में जो चीज़ें मैटर करती है वो आपका ब्रेन मैपिंग किस तरीके से आपका हुआ है। दैट मीन्स हम कहें तो साइकोमेट्री कैसे चल रही है। सो मोर और लेस इस सब्जेक्ट को समझने के लिए वी नीड टू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट आवर साइकोमेट्री। ये साइकोमेट्री की क्लासेस ही हम लोग यहाँ पर कंडक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं बच्चे को इस चीज़ में प्रोफिशिएंट बनाते हैं। कैसे बनेंगे प्रोफिशिएंट? बाय हैविंग अ लुक एट द रियल सिनेरियोज, बाय हैविंग अ लुक एट द सिचुएशन हैंडलिंग इन रियल मैनर। उसी को हम लोग इमिटेट करने की कोशिश करेंगे इन थ्योरेटिकल प्लेटफॉर्म्स, एंड वंस इट विल बी डन यू विल बी प्रोफिशिएंट इन दिस सेक्शन। बट अगेन मैं फिर से आऊँगा, ये सेक्शन को करने के लिए जिस पर आपको जोर देना है वो ये भी है, इंग्लिश अच्छी है, कहीं ना कहीं ये सेक्शंस आपके लिए इजी हो जाते हैं। बट अगर इंग्लिश में हम वीक हैं तो डेफिनेटली आपके लिए एफर्ट लगाना आपको पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, मीन्स लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन को हम उसी मैनर में समझें इन विच इट वाज आस्क्ड, द इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चन विच वाज फ्रेम्ड बाय द एग्जामिनर हैज टू बी क्लियरली कन्वेड बाय द एग्जामिनर, एंड इट शुड बी कन्वेड इन द सेम मैनर एज इंटेंडेड बाय द एग्जामिनर। तो जब तक मुझे वो चीज़ उसी तरीके से समझ नहीं आती जैसा एग्जामिनर समझाना चाह रहा है, मैं उसके आंसर को कभी भी सही नहीं कर पाऊंगा। और एक और बड़ी बात होती है कि ये मेरा माइंडसेट है, दिस इज माय व्यू, दिस इज माय परसेप्शन। माय परसेप्शन कैन बी different from your perception, and similarly your perception can be different from someone else. जब हम सब अलग अलग परसेप्शन की बात करते हैं तो सही कौन है? तो सही सिर्फ एक है यहाँ पर, वो है एग्जामिनर, एंड वी हैव टू इम्बाइब द थॉट विच इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ एग्जामिनर। कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। तो ये हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इंटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे इस सेक्शन की, एंड तब आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं अप्रोच में बहुत क्लियरली नज़र आएंगी। अब क्योंकि सब्जेक्टिव मैनर में जब चीज़ें चल रही है, जब अप्रोच की बात आ जाती है, जब हम लोग परसेप्शंस की बात करते हैं, व्यूज़ अलग अलग होने की बात करते हैं, तो डेफिनेटली किसी एक का व्यू सही हो जाए ये थोड़ा क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं। इसलिए CSAT को जो आपका NCHMCT बोर्ड है उसने इसको एक इस तरीके से बनाया कि भाई अगर मुझसे गलती हो भी जाए तो कहीं ना कहीं मैं उस गलती को सही कैसे कर सकता हूँ, या मेरा जो व्यू है वो उतना सही नहीं है जितना कि एग्जामिनर के आइडिया में होना चाहिए, तो क्या मैं बिल्कुल गलत हूँ? तो प्रोबेबली नहीं।
ऐसे क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के लिए, ऐसे डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए सीसेट ने कहा कि आपका व्यू कंप्लीटली गलत तो नहीं हो सकता. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज रिवॉर्ड यू फॉर योर व्यूज. ये कैसे रिवॉर्ड देते हैं? इफ यू हैव सिलेक्टेड द बेस्ट आंसर पॉसिबल, you will be rewarded with the complete marks. जो सबसे बेस्ट आंसर होगा that will fetch you the complete 4 mark. सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है 75% चीजें आपने सही बोली तो आपको मार्क्स भी उसी बेसिस पर दिए जाएंगे. आपने कुछ एक ऐसा ऑप्शन बोला जो कि 50% ऑफ द केसेस में सही हो सकता है, हम कहें 100 आंसर होगा, यू विल बी गेटिंग 2 मार्क फॉर इट. एंड आप बिल्कुल ही उल्टा चल रहे हो, नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है, नाव आपकी उल्टी चल रही है, तो उल्टी गंगा बहाने पर समस्या आएगी. एंड वही वो केस होगा व्हेन यू विल बी रिवॉर्डेड विद अ नेगेटिव मार्क. कोशिश ये रहती है कि हम जब क्लास में चीजें करें तो वी शुड हिट द बुल्सआई एट एवरी पॉइंट इन टाइम. एक भी केस ऐसा ना हो जब मैं इसको मिस कर जाऊं. मैं इसको कैसे मिस होने से रोक सकता हूं, कैसे मैं गलतियों से बच सकता हूं, तो ये तब समझ आएगा जब आप स्ट्रैटेजिकली इस चीज़ को पढ़ोगे. सो इट विल हैव सेशंस ऑफ अराउंड 16 to 18 क्लासेस. उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि कैसे हमें किसी भी सिचुएशन को डील करना है. हाइपोथेटिकल हो, अभी आपके लिए तो सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल हैं, बट जब आप उसको रियल सिनेरियो के साथ कोइंसाइड करने की कोशिश करते हो तो आप कहीं ना कहीं अभी से ही उस चीज़ को मगअप कर लेते हो कि अच्छा अगर ऐसा होगा आई वुड रिस्पॉन्ड इन दैट मैनर, ऐसा हुआ आई विल रिस्पॉन्ड इन दैट मैनर, मेरे साथ अच्छा हो रहा है आई विल गिव इट बैक, मेरे साथ बुरा हुआ है आई विल स्टिल ट्राई टू मेक द थिंग्स राइट फॉर द अदर पर्सन. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. एक्सपीरियंस बेस पे चीज़ें समझ आती हैं. इट इज़ नॉट लाइक कि मैंने बोल दिया और आपने कर दिया. इट इज़ नॉट दैट ईजी. नाउ मूविंग ऑन, आते हैं अगले सेक्शन पे विच इज जीके इंक्लूडिंग दी करंट अफेयर्स पार्ट. ये सेक्शन ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम तो आपका कंज्यूम नहीं करता, बट ये आपके नंबर के टर्म्स में बहुत मैटर करता है. इफ दीज 30 क्वेश्चंस आर एप्ट फॉर यू, से अगर आप इसमें से 70% से 80% तक हिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर ऑन अ सेफर साइड. 80% आप इसमें मार्क्स लेकर चलो. लेकिन बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन इसमें है क्योंकि एवेन्यूज बहुत ज़्यादा वाइडेंड है. कोई भी टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है. बट सिंस अगर आप एक बार पैटर्न को समझने में कैपेबल हो गए तो NCHMCT ने कोई पैटर्न में चेंज नहीं किया है पास्ट 6-7 ईयर्स से. एक पूरा सेक्शन उन्होंने सर्विस साइंटिफिक एप्टीट्यूड हटाकर सर्विस एप्टीट्यूड जोड़ा, उसके बाद से कोई चेंजेस नहीं है. तो अगेन क्वेश्चंस का लेवल भी जो है वो कुछ एक एवरेज पे ही चलता है. और ये एक सेक्शन ऐसा है जो अगेन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और ये कोशिश रहती है कि हम इसके 80% से 85% के टारगेट में जाएं. अब ये डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? डिफिकल्ट ये इसलिए हो जाता है बिकॉज जब भी जीके इंक्लूडिंग सीए की बात आती है तो यहाँ पर कंटेम्प्रेरी जीके या हम कहें ट्रेडिशनल का फॉर्म का एक जीके चल रहा है, उससे कंटेम्प्रेरी जीके में बहुत वेरिएशन आता है. बिकॉज इस सब्जेक्ट में, इस पूरे के पूरे एंट्रेंस टेस्ट में आपके पास जो सेक्शन है वो है हॉस्पिटैलिटी. तो हॉस्पिटैलिटी बेस्ड जीके भी आपसे पूछी जाती है. तो फिर वो रिसेंट पास्ट के होटल ओपनिंग्स के बारे में हो, रिसेंट पास्ट के QSR इंडस्ट्री के बारे में चीजें हो, एविएशन सेक्टर के बारे में हो, क्रूज लाइनर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, गवर्नमेंट सेक्टर इन हॉस्पिटैलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, इंडियन रेलवेज के जितने भी हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं यानी IRCTC हो या इस तरीके से और जितनी गवर्निंग बॉडीज हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपसे. FMCG सेक्टर पूछा जा सकता है पेपर में, आपसे पूछा जा सकता है रिटेल मार्केट के बारे में. सो अगेन द एवेन्यू इज क्वाइट वाइड एंड यहाँ पर भी चीजें काफी सारी पढ़नी पड़ती हैं. इट इज नॉट दैट सिंपल, बट यस अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आता है कि मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस लिमिट तक पढ़नी है, तो डेफिनेटली ये चेजेबल है सेक्शन. अगेन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज में फेस नहीं करनी पड़ेगी. उस केस में अगर आपका एक स्ट्रीमलाइन कंटेंट आपके पास आ रहा है तो एक रिफाइंड, एक फिल्टर्ड कंटेंट अगर आपको मिल रहा है तो आपके लिए सेक्शन एवरेज हो जाता है. एंड देन वी हैव अनदर सेक्शन कॉल्ड रीजनिंग. NCHMCT में रीजनिंग की भी जब हम बात करते हैं तो मैं फिर से वही कहूँगा, एनालिटिकल रीजनिंग है, इट इज़ नॉट क्रिटिकल रीजनिंग. तो आपको वही पुरानी चीज़ें पढ़नी है, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, क्यूब्स एंड डाइसेस हो या डायरेक्शन सेंस हो, कोडिंग वगैरह हो, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आए तो क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. अगर आपने कॉन्सेप्ट्स सीख लिए हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको टाइम सेविंग रहेगा. ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि रीजनिंग लगभग सारे बच्चे करते हैं अच्छा, लेकिन सक्सेस उसको मिलता है जिसने इस रीजनिंग के मंत्र को समझा. सक्सेस मंत्र यहाँ पर रीजनिंग का ये है
कम टाइम में शॉर्टकट्स के साथ कितनी जल्दी आप आंसर को क्रैक कर पाते हैं। अगर आपने ये 30 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट ले लिया, माइट बी योर 30 क्वेश्चंस आर ट्रू, वो हो सकता है 30 के 30 आपके करेक्ट हो जाएं, बट द टाइम विच यू हैव लॉस्ट can't be compensated in the other section. So better is stick with the basic fundas, reap the benefit of using the short tricks. इस सेक्शन को भी आप फिर क्रैक कर पाओगे इन 25 आइडियल मिनट्स, 20 to 25 में आपका ये सेक्शन हो जाना चाहिए। देन फॉलोड बाय मैथ्स। यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, NCHMCT में मैंने पास्ट 5-6 ईयर्स के एक्सपीरियंस एक ही चीज़ सीखी है कि बच्चों का जिस सेक्शन में सबसे ज़्यादा हाथ ढीला है वो है मैथ्स। मैं नहीं जानता कि जो वीडियो देख रहा है उसकी मैथ्स कितनी स्ट्रांग है, बट यू कैन या यू हैव टू मेक दिस सेक्शन ऑफ योर्स स्ट्रांग so as to ensure that you does not lag behind in the overall marks. ये सेक्शन पे अभी से हाथ अपना ठोस कर लीजिए। बेसिक कैलकुलेशन से लेकर आप बढ़िए क्लास 6, 7, 8 NCERT में बहुत बेसिक चीज़ें होती थी, वही सब चीज़ों से चीज़ें उठती हैं और आपका फिर जो हम कहीं क्वेश्चन का लेवल होता है वो भी मॉडरेट होता है, बी इट फ्रॉम CISI से क्वेश्चन आए या आपका वर्क टाइम से क्वेश्चन आता है। मेंसुरेशन यहाँ पर बहुत रेयरली कभी पूछी गई है, तो सेक्शंस इजी हैं और क्वाइट स्कोरिंग ये सेक्शन आपके लिए रहता है इफ़ यू हैव अ क्लियर कमांड ओवर इट। अगर नहीं है तो फिर नहीं है, तब तो इसको डिस्कस करके फ़ायदा नहीं। कई बच्चे ये सोचते हैं, या इवन मेरे पास ऐसे हर साल 50 बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं सर मैं इन 4 पे तो स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना बना लूँगा, ये तो 4 सेक्शन में बहुत अच्छे से कर लूँगा। अब सर आप मेरे को ये बताइए कि अगर मैंने ये सेक्शन छोड़ दिया तो मेरा क्या भला हो जाएगा, क्या मेरा बेड़ा पार हो जाएगा? तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप अगर एक सेक्शन ही छोड़ दोगे दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी फॉरफिटिंग योर 120 मार्क्स। आपने पेपर ही 680 नंबर का दिया है, 680 में से 700 नंबर ले आओगे क्या? नहीं ला सकते, तो हमें 700 नंबर लाने हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हम स्किप कुछ नहीं कर सकते। वी हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चंस इफ वी आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट। अगर मुझे पता है कि क्वेश्चन कैसे करना है तो आई माइट ट्राई टू सॉल्व इट, मुझे कोशिश करनी चाहिए। बट अगेन अगर आपका हाथ थोड़ा ढीला रह गया लास्ट मोमेंट तक, जो कि नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो क्या किया जाए? तो आप इस पर फोकस तो करके रखेंगे, लास्ट में इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा क्विकली क्वेश्चन पढ़ते आपको एक आइडिया लग जाता है कि मेरे से होगा या नहीं होगा, एक सेल्फ इंट्यूशन होती है। फिर हम अपने दिल को मनाते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं ना कि मैं करके देख लेता हूँ शायद हो जाए, तो करके देख लेने वाले केसेस में आई एम डैम श्योर 90% ऑफ द टाइम यू विल फाइंड योरसेल्फ इन दी हसल। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो आप आंसर आपका निकलेगा नहीं। ABCD में से कोई ऑप्शन नहीं आता, आपका आता है E विच डज नॉट एग्जिस्ट इन दी ऑप्शन। ठीक है, तो हम ऐसे केसेस में से बचें। मेरे को शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स पता है, मेरे को फॉर्मूलाज पता है कि CI पर या सपोज PNL में मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो मेरे को पता है अगर फॉर्मूला आई कैन डीकोड इट। अगर नहीं पता है इट इज़ बेटर टू स्किप एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैं शायद कर पाऊँ। सो अगेन यहाँ पर आपको इतनी समझदारी दिखानी होगी। वंस यू आर कंसाइंटियस अबाउट द कंटेंट यू कैन प्रिटी मच अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, और फिर हम कहते हैं कि सक्सेसफुल हम हो सकते हैं इफ वी हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द मैनर इन विच वी हैव टू अटेम्प्ट द एग्जाम। पेपर हर बच्चा लिखता है, 50 हज़ार बच्चे पेपर दे रहे हैं, अगर 50,000 कहीं पर लाख बच्चे कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो लाख बच्चों ने एक ही चीज़ सोची होती है कि मेरे को बेस्ट कॉलेज चाहिए। बट क्या वो लाख बच्चे बेस्ट कॉलेज में जाते हैं? नहीं जाते। 200, 250, 300 बच्चे होते हैं टॉप कॉलेज के, एंड देन फॉलोड बाय नंबर ऑफ कॉलेज, जो भी अगला कॉलेज है उसमें फिर कुछ बच्चे जाते हैं। इस तरीके से सीक्वेंस सेट होता है। तो बाकी बच्चों में और जिन बच्चों ने कॉलेज अटेंड किया है उसमें क्या डिफरेंस है? पढ़ाई तो सब ने की थी, हो सकता है जिनको कॉलेज नहीं मिला उन्होंने ज़्यादा एफर्ट लगाया हो, लेकिन उनके एफर्ट की डायरेक्शन सही नहीं थी, एंड दैट इज़ द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट। एक घोड़ा जब आप देखते हो तो घोड़े को हमेशा फ्लैप्स दिए जाते हैं, साइड में ऐसे फ्लैप लगा दिए जाते हैं, सो दैट दी हॉर्स रिमेन यूनिडायरेक्शनल। उसको पता हो कि उसको जाना किधर है। अगर वो फ्लैप हटा देते हो तो घोड़ा भी पगला जाएगा, है ना, वो कहीं भी भागेगा, ही विल रोम अराउंड फ्रीली, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि
कहाँ जाना है, क्या करना है, उसको कोई स्ट्रैटेजी डिफाइंड नहीं है, बट वंस यू हैव गिवन हिम द क्लियर आइडिया कि हाँ ठीक है, आपको फ्लैप लगा देते हैं, आपको एक डायरेक्शन दे दी, यू हैव टू क्लियर NCHMCT, दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर द एग्जाम, दिस इज द मैनर इन विच द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, या ये एक सेट पैटर्न है, ये लास्ट ईयर्स के कट ऑफ हैं, ये बच्चों की स्कोरिंग है, इतनी चीजें बता देने के बाद बच्चे को समझ आ जाता है कि इस लेवल से मुझे उस लेवल तक जाने के लिए, मैं थ्रेशोल्ड पे हूँ, मेरे को बेंचमार्क तक जाना है, हाउ मच एफर्ट डू आई नीड टू मेक। ये चीजें जब आप समझ जाओगे, दिस एग्जाम will be a cakewalk for you. Not cakewalk, but again, it will a bit easier. It will be a tad easier for you to plan the things, a tad easier manner to reap the benefits if you have a clear idea about the content. So, आई होप आपको इस चीज़ से ये समझ आया होगा। इस पूरे हमने जो इंटरेक्शन में, ये वीडियोस में जो हमने चीज़ें समझने की कोशिश की हैं कि कैसा क्वेश्चन होता है, क्या पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है। फर्दर हम लोग और वीडियोस में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, देन प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, have a great day ahead. Bye bye, take care, thank you.